लेकिन सब कुछ खत्म होने के बाद में भी फ्यूचर बचा रहता है, इसलिए ये मत बोलिए कि सब कुछ खत्म हो गया। लोग ना अलग अलग चीज़ों की वजह से परेशान है, कोई प्रोफेशनली, कोई इमोशनली, कोई फैमिली में परेशान है। तो ज़रूरी नहीं कि जो मेरा दुख है वही सामने वाले का भी है। कि देखो पहले किस हालात में वो हमारे पास में आए थे, आज कितने खुश खुश हमसे मिल रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक की। सफलता का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है ना, बहुत से लोग सफलता के बहुत सारे फॉर्मूले देते हैं। हाँ। आप पामिस्ट्री में बताइए ना कि सफलता का क्या सफलता कैसे? पति पत्नी है, अब अचानक पति या पत्नी स्वर्ग सिधार गया। मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे ना अगर एक इंसान दूसरे इंसान को समझेगा भी ना तो बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात कही रोशनी आपने कि समझना ही है। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों, मैं आपकी दोस्त रोशनी हूँ यहाँ पे और मेरे शो में द अय्यर शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो प्राइमरी रीज़न है ये शो शुरू करने का वो यही है कि मैं आपके सामने कुछ ऐसा लेके आ सकूं, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आ सकूं जिसके पीछे लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस छुपे हुए हैं और जो सत्य पे आधारित हो मैक्सिमम टाइम्स। और तभी जब हम साइंस की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं हमारी दुनिया में, लेकिन हमें शायद उनके बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज होता नहीं है। और अगर हमें उनके बारे में नॉलेज हो तो हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। कहा यह भी जाता है कि बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक की। जी हाँ, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है पामिस्ट्री। हमारे हाथ में बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो छुपे हुए हैं और अगर हम उनको सही तरीके से पता लगा सकें कि क्या है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी लाइफ की जो चैलेंजेस हैं वो थोड़े इजी होने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा लाइफ पैटर्न समझ में आने लगेगा, लाइफ को और बेहतर कैसे करना है ये जानने के लिए आज हमारे साथ भोपाल के बहुत ही मशहूर पामिस्ट और एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं, मिस्टर RN मिश्रा जी, और उनका मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे अय्यर शो में। और थैंक यू। सर मुझे ऐसा लगता है आज का जनरेशन वो जनरेशन है जो हमेशा ट्रायल एंड टेस्ट पे बिलीव करता है। एक दौर ऐसा था जब जो लोग बोलते थे, जो सब लोग जनरेशन टू जनरेशन करते आ रहे हैं वो करते थे, लेकिन आज एक ऐसा टाइम है कि जब तक उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, जब तक वो खुद से ये चीज़ महसूस नहीं करते कि हाँ यार ये हमें कहीं गलत डायरेक्शन में नहीं ले जा रहा है, ये हमें गाइड करने के लिए ही बना है, उस पर ही विश्वास करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो पामिस्ट्री में बिलीव नहीं भी करते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इस पे बिलीव करते हैं और उनको बेनिफिट भी उससे मिला है। तो क्योंकि आप इतने सालों का एक्सपीरियंस आपके पास है, मैंने खुद देखा है बाहर आपके ऑफिस के जमावड़ा रहता है लोगों का, आपके पास आते हैं और मैं पर्सनली मैं भी आपसे मिल चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि ये जो हम शो कर रहे हैं ये पूरा का पूरा इज़ अ ट्रूथ। तो आप मुझे आपकी दृष्टि से जानना चाहूँगी मैं कि एक्चुअली सर पामिस्ट्री क्या है? देखिए, पामिस्ट्री को आज के संदर्भ में हमको देखना होगा। पामिस्ट्री में पहले तो ये कहा जाता था कि केवल जो आपकी हाथ की रेखाएं हैं वही पामिस्ट्री है, लेकिन आज पामिस्ट्री अपने नए अवतार में है। उसमें जैसे बोलते हैं अपन कि शरीर लक्षण का एक भाग है पामिस्ट्री, लेकिन अब इसमें फिंगरप्रिंट भी जुड़ गया है। अच्छा। फिंगरप्रिंट मतलब जो आपने देखा होगा जो पुलिस वाले जो छापा लेते हैं, हाँ। है ना, तो हमारे उंगलियों के टिप्स पर शंख, चक्र, सीप, ये सब बने हुए होते हैं। बिल्कुल। तो इन चीजों को अब पामिस्ट्री में लिया जाने लगा है। एक समय था जब पामिस्ट्री जो थी वो जिप्सियों की मतलब भाषा, और उसमें जिप्सी लोग इसमें काम करते थे, लेकिन समय धीरे धीरे बदलता गया। उसके बाद चिकित्सक जो डॉक्टर्स थे उन्होंने भी इसका उपयोग करना शुरू किया। इसके बाद कई साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसका उपयोग करना शुरू किया, और अब तो जो डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक लोग जो हैं वो भी इसको मानने लगे हैं। अभी एक रिसर्च में पढ़ रहा था, कुछ सालों पहले का रिसर्च है वो, उसमें ये कहा गया है कि कुछ ऐसे बच्चों ने अमेरिका में जन्म लिया
जिनका दिमाग नहीं था। अच्छा। कुछ समय वो जीवित रहे और उसके बाद वो चले गए। तो उनका जिनका कि दिमाग नहीं था, उनके हाथ में फिंगरप्रिंट्स भी नहीं थे। अच्छा। लाइनें तो थीं लेकिन फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि ये फिंगरप्रिंट्स जो हैं ये हमको अपने एंसेस्ट्रल से मिले हुए हैं, अपने पूर्वजों से हमको ये मिले हुए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत कुछ कहती हैं। हाथ की रेखाएं तो एक बार बदल सकती हैं लेकिन फिंगरप्रिंट्स जो हैं बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। इसलिए फिंगरप्रिंट्स से जो चीज़ें हम जानते हैं वो चीज़ें फिक्स्ड रहती हैं और वो हमारे लाइफ में हमारे साथ जुड़ी हुई रहती हैं। तो सबसे पहली चीज पामिस्ट्री में जो होती है आज के समय में वो होता है कि हम फिंगरप्रिंट्स से व्यक्ति के स्वभाव, उसका मूल चरित्र, उसकी विशेषताएं, उसकी कमियां, ये सब चीज हम देखें इन फिंगरप्रिंट से। और इन फिंगरप्रिंट से ही हम ये पता लगाएं कि वो किस प्रोफेशन में अच्छा रहेगा, कौन सा प्रोफेशन उसको सूट करेगा, या कौन से ऐसा प्रोफेशन है जिसमें उसका पथ बड़ा आसानी से आगे बढ़ सकेगा। तो ये सब चीजें जो आ गई हैं, पहले मैंने आपको क्या बताया था कि पहले जो पामिस्ट्री थी केवल हाथ की रेखाएं थी, लेकिन अब नहीं, अब तो हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, इसका एंगल कितना है, समझे, आपका जो स्किन है वो कितनी रफ है, कितनी सिल्की है, कितनी सॉफ्ट है, ये चीजें उसमें देखी जाती हैं। हाथ का कलर, टेम्परेचर, सारी चीजें देखी जाती हैं। तो अभी तो पूरी तरह से साइंस हो गया है ये। सही बात है सर। और मुझे सर इसलिए भी बहुत अच्छे से ये बात आपकी मैं मानूंगी क्योंकि क्या होता है कि हाथ में ऐसे कहते हैं कि भाग्य रेखा होती है, किसी की एक से ज़्यादा होती है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि डेस्टिनी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे घूम फिर के आदमी आ ही जाता है। उसके कर्म ही उसको इस तरीके से लेकर आते हैं कि वो डेस्टिनी से मिल जाए। ये एक डिबेटेबल टॉपिक हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, कर्म से आप अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं, लेकिन डेस्टिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप कर्म भी वैसे करेंगे जो आपको वहां पे लेके जाए। तो ये मुझे सर थोड़ा समझना है। आई थिंक हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट है सर। हाँ, देखिए क्या है कि मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा और बिल्कुल सामान्य शब्दों में बताना चाहूँगा जिससे आप सब लोग भी इसको समझ लें। डेस्टिनी और लक ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम बोलते हैं जरूर डेस्टिनी, फेट, लक, भाग्य, है ना, लेकिन डेस्टिनी जो होता है वो अल्टर नहीं हो सकता। डेस्टिनी तो मतलब बिल्कुल फिक्स है। आप देखिए कि पुराने लोगों ने इसके बारे में कहा है, कुछ वैज्ञानिक ने भी इसके बारे में ये कहा है कि सारी घटनाएं घटित रखी हुई हैं, ठीक है ना, सारी घटनाएं जो हैं वो घटित रखी हुई हैं। समय रूपी प्रकाश जैसे ही उस पर पड़ता है वो घटनाएं दिखने लग जाती हैं, ठीक है ना। अब लक एक अलग चीज है। मैंने कहा आपको डेस्टिनी बहुत बड़ी चीज है और कुछ ही चीजें डेस्टिनी के अंदर आती हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना, जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि, जीवन, मरण जो है ये डेस्टिनी में आती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें भाग्य के अंदर आती हैं जिनको हम बदल सकते हैं। ओके। तो भाग्य जो है बदल सकता है कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पर 4 लोग ताश खेल रहे हैं, ठीक। अब 4 में से 1 जीता, 3 हारे, तो 3 का पैसा 1 के पास में चला गया, ये उसका लक है, ठीक है ना। और बाकी उनका आप बैड लक मान लीजिए, जो 3 लोग हैं जिनका पैसा इसके पास में गया, हार गया। तो लक में क्या है कि कोई एक चीज एक जगह से निकलती है और दूसरी जगह वो चली जाती है ना, दोनों चीजें हमको दिखाई देती हैं। लेकिन डेस्टिनी कुछ अलग किस्म की है। डेस्टिनी मतलब 2 पति पत्नी हैं, अब अचानक पति या पत्नी स्वर्ग से धार गया, है ना, तो उसमें तो कहीं कोई बात रही नहीं, है ना, उसमें वो चला गया। तो डेस्टिनी है, तो डेस्टिनी एक बड़ी चीज है। लक मैनेज किया जा सकता है थोड़े मेहनत से, थोड़ा मेहनत से, थोड़ा समझ से, है ना, विजडम से, इन सब चीजों को हम मैनेज कर सकते हैं। तो हाथ कर्म का हाथ होता है। बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम अपने कर्मों से बदल सकते हैं, है ना। तो इसलिए इस पामिस्ट्री का बहुत महत्व है। पामिस्ट्री हमको एक रास्ता बताती है कि आपके लिए ये फील्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप क्रिएटिविटी के फील्ड को पकड़िए, है ना। आपके अंदर स्किल से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं तो आप स्किल
ओरिएंटेड हाँ, जॉब में उसको जाइए। करिए, कौशल हाँ, विकास हाँ, आप करिए, करेक्ट। है ना, उसके हिसाब से स्किल में आप चले जाएंगे। आप बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा, क्यों? क्योंकि ये सब जितने भी हमारे ग्रह हैं वो किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करते हैं, करते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको वो जानना होता है कि वो कौन से ग्रह इनके इसमें डोमिनेंट हैं। वो ग्रह अगर डोमिनेंट होंगे तो आपके अंदर उस तरह की इच्छाएं रहेंगी, और जैसे ही आपको कोई मार्ग उस तरफ मिल जाता है तो आप फिर उस तरफ बढ़ जाते बढ़ हैं। जाते हैं। हो सकता है आप अपने ब्रेड बटर के लिए कुछ काम कर रहे हों और वो काम आपके दिल का नहीं है, ठीक है ना, लेकिन चूंकि आपको अपनी जीविका चलानी है इसलिए आप वो काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप कंफर्टेबल होंगे वैसे ही आपको जब भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें आप अपने मन का काम कर सकें तो फिर आप वहां पर वहाँ पे चले जाएंगे। हाँ, और फिर वो चीज जो आपको सेटिस्फेक्शन देगी वो अल्टीमेट चीज होती है। सही बात है सर, सही बात है। क्योंकि सर जब आप ये बातें बता रहे हैं हमारे दर्शकों को भी, तो मैं भी रिलेट कर पा रही हूँ उन सारी चीज़ों से जो घटित हैं। जैसे आपने जैसे बोला कि हम कहीं ना कहीं उस पैशन की तरफ चले ही जाते हैं। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं सर जो एक चाय की दुकान में काम करते थे या एक होटल में काम करते थे, मार्शल आर्ट्स में थे, वेटर थे, लेकिन उनकी मुलाकात कुछ उन लोगों से हुई, ऐसा उनका एक कांटेक्ट बना कि आज वो सितारे कहलाते हैं। तो सर इसमें किस चीज़ का हाथ है, लक का कि देखिए देखिए, ये क्या है कि अपॉर्चुनिटीज इनको मिली, हाँ, है ना, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, है ना, ये आप देखिए कि इनके अंदर इनके हाथों के अंदर कुछ ऐसे संकेत हैं जिसकी वजह से ये इतने पॉपुलर हैं कि वर्ल्ड में लोग इनको जानते हैं। तो ये पॉपुलैरिटी हमको हाथ से पता लगती है कि हाथ में अगर हमारा सूर्य यानी सन का जो माउंट है, अगर वो हमारा जो है डेवलप्ड है, सन का माउंट मतलब ये हमारी रिंग फिंगर के नीचे जो होता है ये सन का माउंट होता है ना। अगर हमारा हाथ में सन का माउंट हमारा डेवलप्ड है यानी सूर्य हमारा डेवलप्ड है, विकसित है, और इस पर जो रेखा है जिसको हम बोलते हैं सूर्य रेखा, एक खड़ी रेखा इस पे होती है, अगर ये सूर्य रेखा भी इसमें अच्छी है और फिर इसके अंदर एक एपेक्स होता है, एपेक्स मतलब इसका सेंटर पॉइंट, तो अगर एपेक्स भी अपनी जगह पर सेंटर पॉइंट में है, रेखा भी अच्छी है और सूर्य का पर्वत भी विकसित है, तो इट मींस व्यक्ति ग्लोबली फेमस होगा। हाँ तो जी। सेलिब्रिटी जो हैं वो ग्लोबली फेमस होते ही हैं। इंडिया में वो सुपरस्टार हैं तो उनको बाहर भी लोग जानते हैं, सही तो बात। वो होना बहुत जरूरी है। हाँ। इसके बाद जो मैंने प्रैक्टिकल उसमें देखा है, आप देखिएगा जो थंब होता है हमारा, थंब भी बहुत बड़ा काम करता है। थंब हमको ग्लोबल पहचान देता है। जितना लंबा हमारा अंगूठा होगा उतना हम ब्रॉड माइंडेड होंगे और उतना हम ऐसा काम करेंगे जो सब तरफ फैले। तो इसमें हाथों के प्रकार, कलर, ये सारी चीजें तो मायने रखती हैं, लेकिन सन का होना बहुत जरूरी है क्योंकि सूर्य हमको यश, कीर्ति देता है और सूर्य के अंदर क्रिएटिविटी भी होती है, एक होल्ड भी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर होता है। यस, एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमको देखना है तो फिर हमको गुरु पर जाना पड़ेगा। अगर दोनों ही पर्वत आपके उन्नत हैं और बुध भी विकसित है तो विटी पर्सन जो है वो बुध से हम देखते हैं, कम्युनिकेशन हम बुध से देखते हैं। जो भी व्यक्ति इतना फेमस होता है तो उसमें कम्युनिकेशन पावर भी बहुत अच्छा होता है, जो कि हम बुध से निकालते हैं। ये बुध की जो हमारी उंगली होती है, ये उंगली जितनी सीधी और जितनी लंबी होगी हमारे अंदर कम्युनिकेशन पावर उतना ही अच्छा होगा, हमारी वाणी काफी इफेक्टिव होगी। आप देखिए वाणी इफेक्टिव होने का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज सीखी और सीखने के बाद हम सामने वाले को बता रहे हैं, ठीक है ना। बहुत से टीचर्स होते हैं तो बहुत से टीचर्स को स्टूडेंट नहीं मानते, उनको बोला पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, और बहुत से टीचर्स हैं उनको फॉलो करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, है ना। तो उनके अंदर वो क्वालिटी होती है कम्युनिकेशन की क्वालिटी। तो कम्युनिकेशन की क्वालिटी भी ऐसे सेलिब्रिटीज में होती है। सन के साथ साथ ये जो मरकरी है, बुध है, ये भी अच्छा होना जरूरी है। सही बात है सर। अच्छा सर, मतलब ये भी मेरा सवाल था क्योंकि जैसे हम सेलिब्रिटीज़ की ही बात करें, ऐसे भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं। अगर आप परवीन बाबी जी की बात करें या मीना कुमारी जी की, और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने, मधुबाला जी, बहुत प्यारा काम किया
किया, बिल्कुल जो एक फिल्मी सितारा, जो एक आइडल फिल्मी सितारा होता है, आज भी लोग उनके दीवाने हैं। लेकिन जब उनके अंत की हम बात करते हैं तो फिर वो उतना ज़्यादा मतलब काफ़ी डिसअपॉइंटिंग सा लगता है। तो हमें लगता है कि इतना सब कुछ उन्होंने अचीव किया, बट वो वही बात है डेस्टिनी वाली। तो मुझे मतलब ये हमेशा एक सवाल मुझे लगता है दर्शकों के दिमाग में भी रहता है कि बहुत सारे लोग होते हैं सर जो कम काम करते हैं लेकिन बहुत जल्दी ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत एफर्ट डालते हैं फिर भी उनको टाइम लगता है। तो ये कैलकुलेशन ना मतलब सबके बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं मेहनत करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। हमने ऐसे भी लोगों को देखा है जिन्होंने मेहनत की नहीं है, उनको ऐसे थाली सजा के मिली है। तो फिर वो क्या कहेंगे सर, वो क्या है? देखिए क्या होता है इसमें कि आपके हाथों में कुछ राजयोगकारी चिन्ह होते हैं। राजयोगकारी चिन्ह मतलब अगर आपके हाथ में बने, जैसे स्वास्तिक का बना हुआ होना, शंख का बना हुआ होना, मछली का बना हुआ होना, फ्लैग यानी झंडा बना हुआ होना, ऐसे कुछ चिन्ह हैं जो आपके हाथ में कहीं ना कहीं बने होते हैं। आप कहीं पर भी रह रहे हो सकता है कि आपको सुबह का खाना नसीब है, शाम का नहीं नसीब है, लेकिन अगर आपके हाथ में ऐसे चिन्ह बने हुए हैं तो डेस्टिनी आपकी जरूर उस तरफ ले जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसे अवसर बन जाएंगे जिसकी वजह से एकदम से आप हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा रानू मंडल जो गाया करती थी, रेलवे स्टेशन पे गाया करती थी, है ना, किसी की उस पर नजर पड़ी और एकदम से उसको जो है बिल्कुल अब तो वो एक सेलिब्रिटी जैसी वो हो गई, है ना, और उनके घर के सदस्य जिन्होंने उनको बाहर कर दिया था अब उनको वो पाल रही हैं। सही बात है, है कि ना। तो ये ऐसे कुछ चिन्ह होते हैं। और दूसरी बात आपने जो कही है कि कई बार लोग बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं और बाद में जो उनका डाउनफॉल होता है तो वो बहुत ही मतलब खराब होता है। तो इसमें भी वही चिन्ह काम आते हैं, वही चिन्ह होते हैं। जैसे मैंने आपको अच्छे चिन्ह बताए कि जैसे मछली है, स्वास्तिक है, शंख है ना, झंडा है, ये इस तरह के जो चिन्ह है ये बहुत अच्छे चिन्ह माने गए हैं। उसी तरीके से अगर सांप है ना, सर्प आकृतियां अगर आपके उसमें बनी हुई हैं, अच्छा। है ना, और भी कुछ आकृतियां हैं लेकिन खासतौर पर सर्प की आकृति जो है ये काफी नेगेटिव होती है। तो आपके हाथ में जो अच्छी चीजें हैं, जो आपके हाथ में अच्छे फिंगरप्रिंट हैं, आपके हाथ में जो अच्छी लाइनें हैं, वो आपको कुछ ना कुछ अचीव कराएंगी, ठीक है ना। लेकिन ये चीजें भी हैं आपके हाथ में तो वो आपको एकदम से डाउन भी करा सकती हैं। तो ये सब चिन्हों का खेल है ये वाला। सही बात है। अच्छा, मुझे लगता है सर कि जो लोग पामिस्ट्री की, एस्ट्रोलॉजी की समझ रखते हैं, जो इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग ना सीक्रेट रिवीलर भी होते हैं। क्योंकि ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ अपने दर्शकों को। जब सर को मैंने अपना हाथ दिखाया था तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई थी कि मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा मैं रिलेट कर पा रही थी, थोड़ा नहीं, क्योंकि साल की शुरुआत में मैं आपसे मिली। लेकिन जैसे जैसे साल खत्म होने लगा तब मुझे वो सारे इंसिडेंसेस जो हुए और जो आपने मुझे बताया कि आपको थोड़ा एंजाइटी से दूर रहना है, डिप्रेशन से दूर रहना है। आजकल सब लोग देखिए खुल के बात करते हैं चीज़ों के बारे में। ऐसा नहीं कि पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, होती थी, लेकिन इसका रेमेडी उतना ज़्यादा नहीं था, या लोग सोचते थे अरे भाई डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे तो आपको लोग पागल ही समझेंगे। अब ज़माना बदल रहा है, लोग खुल के आते हैं सामने, बताते हैं अपनी प्रॉब्लम क्या है। थेरेपिस्ट्स हैं, काउंसलर्स हैं जो हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन मतलब आपने देख के ही मेरा हाथ मतलब मेरा क्या बोल ही दिया है मैंने, तो दर्शकों को पता ही चल गया। हालांकि मेरे को बोलना था, मेरी एक दोस्त है उसके साथ ऐसा हुआ था, बट एनीवे कोई बात नहीं, क्योंकि हम इतना जब सब सच बात कर रहे हैं तो ये भी चलो कोई बात नहीं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपने मुझे पहले ही आगाह की थी कि रोशनी आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों से दूर रहिए, ये करिए, ये मत करिए, जल्दी से लोगों पे भरोसा मत करिए, और थोड़ा सोच के फैसले लीजिए, मैनिपुलेट आप जल्दी हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था मैंने तो सर को ऐसा कुछ बताया भी नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में या मल्टीपल रिलेशन ये भी हमारे हाथ बता देते हैं। हमें नहीं पता होता कि पामिस्ट को पता है, लेकिन जब आपकी तरफ से वो सारी चीज़ें सामने आती है तो ना इंसान सरप्राइज हो जाता है कि अरे यार ये सर को कैसे पता। देखिए बात आपने डिप्रेशन की करी है ना। डिप्रेशन वास्तव में जो है ये 21st सेंचुरी का सिंड्रोम है। डिप्रेशन, अगर मैंने कुछ समय पहले WHO की कोई रिपोर्ट एक पढ़ी है, WHO में ये चीज़ कही गई है कि आने वाले कुछ वर्षों में ही डिप्रेशन
हार्ट की डिसीज के बाद सेकंड नंबर पर सबसे बड़ी डिसीज हो जाएगी, जिसका 15-20 साल पहले कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था, बहुत नीचे थी, अब वो Correct. बिल्कुल टॉप पर आने के लिए बिल्कुल। वो हो रही है। और जब से ये कोविड हुआ है उसके बाद से तो डिप्रेशन के केसेस इतने बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा। कि हम क्या बताएं, क्योंकि डिप्रेशन जो है ना वो सोसाइटी के उसमें पहला कदम हो जाता है, बिल्कुल सही जिसकी बात। परिणति कई बार इस तरह से भी हो जाती है। अच्छा, दूसरा हमको थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा, डिप्रेशन सब मतलब कोई उम्र इसके लिए कोई नहीं है, मतलब उम्र का इसमें कोई क्राइटेरिया है नहीं। बच्चे को भी डिप्रेशन है, बड़े बुजुर्गों को भी डिप्रेशन है। बिल्कुल। बड़े बुजुर्गों को जो आज के समय में सम्मान मिलना चाहिए था वो चीज अब नहीं रही है, क्योंकि बच्चे सब टीवी में मोबाइल में बिजी हो गए हैं। कोई भी नैतिक शिक्षा अब लेना बिल्कुल सही नहीं बात चाह है रहा है। सर। जो कुछ भी ज्ञान मिल रहा है गूगल से और इन सब से उनको मिल रहा है। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपनी बीमारी से, अकेलेपन से, ठीक है ना, उनको महत्व ना मिलने से डिप्रेशन में आ जा जाते रहे हैं, सही बात हैं। है। और जो युवा वर्ग है सेपरेशन से, ब्रेकअप से वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। और जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे आप ये देखिए, अब क्या है, एक बड़ा इस वन चाइल्ड कंसेप्ट आ गया है, न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आ गया है। अब वो बच्चे अकेले रहते हैं, उनको एक सुरक्षा, बातचीत का जो एक प्राकृतिक वातावरण चाहिए है ना, वो उनको नहीं मिलता है। और जो माता पिता हैं वो भी अपना क्वालिटी टाइम उनको दे नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ बच्चों में भी आना शुरू हो गई है। लेकिन देखिए, हम लोग पामिस्ट्री में इसको हम देखते हैं, पामिस्ट्री में इसको पता करने के कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड है। जैसे देखिए, ये हमारा जो बीच वाली उंगली है जिसको हम शनि की उंगली बोलते हैं, बीच वाली उंगली के अगल बगल में तर्जनी और रिंग फिंगर है ना, अनामिका है। अगर आपकी तर्जनी और आपकी अनामिका आपकी मिडिल फिंगर के नेल से नीचे हैं, अगर है ना, कोई दोनों फिंगर्स अगर मिडिल फिंगर के नेल से नीचे हैं तो आपके अंदर डिप्रेशन की एक टेंडेंसी मौजूद है। अब डिप्रेशन की टेंडेंसी आपके अंदर मौजूद है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा आपको डिप्रेशन रहेगा। डिप्रेशन के कारण जब मिलेंगे आपको तो फिर वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कोई वायरस हमारे अंदर है, अगर उसको रिझाने वाली चीजें कुछ मिल जाएंगी तो वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। उसी तरह से डिप्रेशन की टेंडेंसी हमारे हाथ में होती है। और जब डिप्रेशन की स्थितियां कब बनती हैं, जब हम अकेले हो जाते हैं, जब हमारे साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है, ठीक है ना, और जैसे मैंने बताया कि ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, है ना, तो उसको उतनी जल्दी वो मतलब टॉलरेट उसको नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हैं, इतनी फास्ट लाइफ इस समय चल रही है ना, तो हर व्यक्ति बहुत जल्दी सब कुछ अचीव करना चाह रहा है ना, तो इस पेशेंस खत्म हो गया, पेशेंस नहीं है उसमें। तो इस वजह से भी जो डिप्रेशन आ रहा है, तो हमको ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या टेंडेंसी। इसके अलावा ये भी होता है कि हाथों का प्रकार कैसा है। जैसे 5 तत्व हैं, है ना, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। तो इनमें से 4 तत्वों के आधार पर हाथों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे पृथ्वी तत्व है वाटर हैंड, एयर हैंड, ठीक है ना, फायर हैंड है ना, अर्थ हैंड। तो उसी तरीके से जो वाटर हैंड होता है वो इसमें ज्यादा मतलब डिप्रेशन की तरफ, क्योंकि वो इमोशनली इंक्लाइन होते हैं। इस वजह से वाटर हैंड में ये टेंडेंसी पाई जाती है। अगर आपके ये नाखून के नीचे दोनों उंगलियां हैं और आपका हाथ अगर वाटर हैंड भी है, वाटर हैंड मीन्स पतला हाथ, पतली उंगलियां, है ना, तो इसमें फिर आपके अंदर ये टेंडेंसी मतलब मौजूद है, ठीक है ना। और स्किन भी आपकी सॉफ्ट रहेगी। तो ये सारी चीजें जब इकट्ठी हो जाती हैं और फिर वैसा वातावरण उनको मिल जाता है, आपके साथ ऐसी घटना हो जाती है, तो फिर उस दिशा में आप बहुत बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये भी लगता है कि क्या होता है ना, इंसान चाहे कितनी भी अपनी वैल्यूज़ पे वर्क कर ले, कितना भी अपने थॉट पैटर्न को, जो वो सोचता है उस पैटर्न को एक एस्टिमेट करने की कोशिश करे, क्या होता है कभी कभी जो लोग उनको लगातार मिलते हैं ना वो अच्छे नहीं होते।
जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं पॉजिटिव हूँ तो ये नहीं बोल सकते कि मुझे जितने भी लोग मिलेंगे, हो सकता है 10 में से 2 लोग हों जो मेरे लिए मेरा हित चाहते हों, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि रिपीटेशन में आपको गलत लोग मिलते हैं। मतलब आपका इंटेंशन गलत नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से ना आपके लिए स्ट्रगल बढ़ जाती है लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वाला कॉन्सेप्ट को आप कैसे क्रैक करो कि आपको ना थोड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले, आप थोड़ा दूर रहो नेगेटिव। स्पेशली 2024 की जब मैं बात करती हूँ, शनि का साल है सर। इस साल मैंने खुद अपने फ्रेंड्स में देखा है, जितने मैंने सेपरेशंस के केसेस देखे हैं, ब्रेकअप्स के देखे हैं, आजकल चीटिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। अगर आप शादीशुदा हो तो भी, नहीं हो तो भी, ये चीज़ बहुत कैजुअल हो गई है। एक टाइम था, जैसे आप बोल रहे थे, हम बहुत रेस्पेक्ट करते थे हमारे वैल्यूज़ को। वो हमारे बुजुर्ग हो सकते हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं, हमारे प्रेमी हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन अब ना सर ऐसा हो गया है कि हाँ ठीक है, ये नहीं है, मूव ऑन का कॉन्सेप्ट इतना इजी हो गया है कि मुझे ऐसा लगता है, जैसे आप ये बात ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे कि हम ऐसे बोलते हैं हमारी जो आत्मा की उम्र होती है ना, वो एक होती है, और हमारा जो शरीर होता है उसकी एक उम्र होती है। तो बहुत सारे लोगों को ना वो डिफरेंस फील होता है यार, कि मैं ना इस जनरेशन को शायद बिलोंग नहीं करती या करता, क्योंकि हम, हो सकता है कि हमारे में जितना इमोशनल पोटेंसी है ना, उतनी लोगों में नहीं है। लोग बोलते हैं क्या बात कर रहे हो यार, कौन से दुनिया में हो तुम, कौन सी बात ले आके रखे हो, अभी सच्चा तो प्यार नहीं होता। तो ऐसा लगता है गलत जगह है क्या, मतलब क्या है इसमें? देखो रोशनी, क्या है इसमें, पामिस्ट्री में हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, है ना, दोनों हाथों को देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड होता है हमारा नेचुरल। तो जब हम अपने घर पे होते हैं या जब अपने करीबी लोगों के साथ में होते हैं, तो हमारा ये हैंड एक्टिव होता है। अच्छा। ये हैंड एक्टिव होने का मतलब ये है कि इस हाथ में जो भी चीज़ें दी गई हैं, इंडिकेशन दिए गए हैं, वो हम पर लागू होते हैं। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं घर से, तो हम जैसा दिखना चाहते हैं, जैसा हम अपने आप को सोसाइटी में पोज करना चाहते हैं, तो हमारा ये राइट हैंड एक्टिव हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग घर में एक अलग वो है इमेज और बाहर एक अलग इमेज। तो कुछ लोग अंदर से एक अलग प्रकार के लोग होते हैं और कुछ बाहर जो दिखाते हैं वो अलग प्रकार के हाँ होते जी, हैं। बिल्कुल। तो ये चीज कहाँ से पकड़ेंगे हम? उनके लेफ्ट और राइट हैंड में। राइट हैंड में अगर अच्छी रेखाएं उनके इसमें हैं, तो व्यक्ति मतलब वो अच्छा है। अगर दोनों हाथों में रेखाएं उसकी सिमिलर और वैसी हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति एक जैसा है। लेकिन अगर दोनों हाथों में डिफरेंस है, तो फिर हमको बहुत जल्दी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति सोचता कुछ और है, वो करता कुछ और। सर, सफलता का राज मैं जानना चाहूंगी। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, पामिस्ट्री में कैसे सफल होने का सीक्रेट बताइए। देखिए, सफलता जो होती है वो व्यक्ति के टैलेंट, उसकी मेहनत और उसकी किस्मत का जो मैजिक है ना, इन तीनों को मिलके ये बनती है। ओके। तो हमको ये देखना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर वो टैलेंट है कि नहीं। तो हम पामिस्ट्री में इस टैलेंट को जानते हैं फिंगरप्रिंट, जो हमारे टिप्स के ऊपर शंख चक्र सीप बने होते हैं, इससे हम उसके टैलेंट को पहचानते हैं। उदाहरण के तौर पर ये देखिए, ये हमारी सबसे छोटी उंगली जिसको हम कनिष्ठा उंगली कहते हैं, इसमें अगर चक्र बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमारा कम्युनिकेशन का जो पावर है वो बहुत अच्छा है। मतलब हमारी वाणी जो है वो काफ़ी इफेक्टिव है, प्रभावशाली है। तो इस फील्ड में आगे बढ़ा जा सकता है ना। और ये इससे जुड़ी हुई और दूसरे फील्ड भी होते हैं, वाणी का होता है, लेखन का होता है ना, रिसर्च का होता है, ये सारी चीज़ें। तो हम इसमें ये देखते हैं सबसे पहले कि व्यक्ति के अंदर टैलेंट कौन सा है। तो हमने आपको बताया कि फिंगरप्रिंट से हम टैलेंट देखते हैं। फिर व्यक्ति कितनी मेहनत करता है, तो ये लाइनों से हमको पता लगता है। तो ये जो बीच की लाइन है जिसको हम बोलते हैं मस्तिष्क रेखा, हेड लाइन, माइंड लाइन या हेड लाइन, ये लाइन जितनी सुस्पष्ट होगी, जितनी ये सीधी होगी, व्यक्ति उतना मेहनती होगा। और फिर हमको देखना पड़ता है डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन हमको मिलता है थंब से। थंब अगर हमारा थोड़ा सा लंबा है और थंब हमारा हल्का सा ऊपर से थोड़ा सा मुड़ा हुआ है या सीधा है, तो व्यक्ति मेहनती भी काफ़ी है। अगर उसने किसी चीज़ को तय कर लिया कि हमको ये करना है, तो फिर वो मेहनत करने को तैयार रहता है। टैलेंट तो उसमें है ही, मेहनत भी वो कर रहा है, लेकिन कई बार उसके बाद भी सफलता नहीं मिलती। तो तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है रोशनी, वो आती है
किस्मत। तो ये हमारी भाग्य रेखा इसको बताती है। ये हमारी भाग्य रेखा जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, बीचों बीच जो ये शनि की उंगली पर जाकर खत्म होती है। अगर आपके हाथ में टैलेंट भी है, आप मेहनत करने को तैयार हैं और आपके हाथ में ये फेट यानी शनि की लाइन भी सीधी चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप सही जगह पर हैं और सही पथ पर आप चल रहे हैं। और जब आप सही पथ पर चल रहे हैं तो सफलता फिर कैसे नहीं मिलेगी। सही बात है सर। तो ये जो मैजिक कनेक्शन है इसका, तो वो हम हाथ से देख लेते हैं। सही बात है। अच्छा, पामिस्ट्री सर विज्ञान के तौर पर देखा जाए तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक हवा वाली बात नहीं है, ये प्रूवन एक साइंस हो गया है। और बहुत सारे लोग हैं जो इच्छुक भी होते हैं पामिस्ट्री जानने के लिए, सीखने के लिए, जैसे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी लोग सीख रहे हैं, जैसे अंक शास्त्र जिसको हम बोलते हैं न्यूमरोलॉजी, वैसे ही जो ज्योतिष शास्त्र हो गया एस्ट्रोलॉजी। तो ये जो हाथों की रेखा का शास्त्र है ये भी सीखा जा सकता है। और मतलब ये वेरीफाइड कैसे पता चलेगा कि हाँ, ये जो जिनसे हम सीख रहे हैं वो सही ज्ञान, हमारे गुरु सही हैं कि नहीं? ये बात आपने सही कही। देखिए, आज हिंदुस्तान में बहुत सारे पामिस्ट हैं और जिनका ज्ञान बहुत उच्च स्तरीय ज्ञान है और वो तमाम सम्मेलनों में जाते हैं, उनकी वाणी को लोग सुनते हैं। और निश्चित रूप से बहुत से ऐसे पामिस्ट भी हैं जिन्होंने कि बहुत गहन अध्ययन किया है, कुछ प्राचीन किताबें पढ़ी हैं, कुछ आधुनिक किताबें पढ़ी हैं और उस आधार पर वो लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, उनका एनालिसिस बहुत अच्छा है। जब आपका एनालिसिस अच्छा है, मार्गदर्शन भी आप कर रहे हैं, आपके प्रेडिक्शंस भी अच्छे हैं, तो मेरा एक निवेदन था ऐसे लोगों से कि ये लोग ये सब चीज़ें तो कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, इनका नाम भी बहुत हो रहा है, लेकिन ये आने वाली जनरेशन को कुछ ऐसा स्थिर देके नहीं जा रहे हैं। जो उन्होंने अपने सिद्धांत डेवलप किए हैं उनको किताबों में और उसको उनके वार्ताओं में आना चाहिए जरूर, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उससे उसका वो लाभ उठा सके। ये चीज़ मुझे बार बार मुझे सालती थी, इसलिए मैंने एक किताब की रचना करी है जिसका कि नाम है पामिस्ट्री नेचर से फ्यूचर तक। क्या मेरा सोचना ये है कि व्यक्ति का नेचर यानी व्यक्ति का जो स्वभाव है वही उसका फ्यूचर डिसाइड कर देता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे कि व्यक्ति अपने नेचर के कारण ही परेशान होता है, नेचर के कारण बहुत सारी चीजें छोड़ देता है ना। तो व्यक्ति का जो नेचर है वही उसका फ्यूचर डिसाइड कर देता है। इसको आधार बना के मैंने एक 22 चैप्टर्स इसके अंदर हैं और इसके अंदर पामिस्ट्री का छोटा सा इतिहास, पामिस्ट्री की बेसिक चीज़ें और पामिस्ट्री का जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है और पामिस्ट्री से हम क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं अपने बारे में, उसका हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, हम कितने रिलायबल हैं, किसके लिए रिलायबल हैं, ये सारी चीज़ें हमको इससे मालूम पड़ती हैं। इसमें मैंने कुछ अपने अनुभव भी जो एक्चुअल है वो भी इसके अंदर मैंने दिए हुए हैं। क्या बात है और डिप्रेशन और कई बीमारियों के बारे में भी मैंने इसमें बताया है। तो इसमें थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं है, जो मैंने अनुभव किया अपने 30 साल के इस करियर में वो सारी चीज़ें मैंने इस किताब में समाहित करी है। क्या बात है सर। तो इसको आप जरूर पढ़िए और निश्चित रूप से आप इस दिशा में आगे प्रवृत्त हो जाएंगे और जरूर इससे कुछ सीखेंगे अपने बारे में और दूसरों को भी जानेंगे। बिल्कुल। तो अपने नेचर से आप फ्यूचर को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपने खुद के, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा एक हमको बेनिफिट भी मिल रहा है, क्योंकि हम जितनी जल्दी समझ जाएं, अपने पैटर्न को समझ पाएं, उतनी जल्दी हम सक्सेस की तरफ चलेंगे। तो बहुत अच्छी बुक है सर, बहुत सारे लोगों को हेल्प भी मिलेगी इससे, आई एम श्योर। दूसरी बात रोशनी जो आपने कही कि कई लोग भावुक होते हैं और उनको बड़ा सेटबैक मिलता है और वो जज नहीं कर पाते सामने वाले को। मैं तो ये कहूँगा कि व्यक्ति अपने आप को ही नहीं समझ पाता है ठीक से, इसीलिए ये सब चीज़ें होती हैं। पामिस्ट्री हमको ये बताती है कि हम अपने आप को जानें, है ना, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या कमजोरियां हैं, हम कितने इंटेलेक्चुअल हैं, हम कितने इमोशनल हैं। ये चीज़ें अगर हमको पहले से ही मालूम पड़ जाएंगी कि हमारी जो इमोशनल जो हमारे अंदर अगर इमोशन बहुत ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल अगर हैं, तो देखिए इमोशनल पर्सन के साथ में क्या होता है
कि चंद्रमा की जो कलाएं जैसे घटती और बढ़ती रहती हैं, वैसे ही इमोशनल पर्सन के साथ में ये होता है कि घटती और बढ़ती रहते हैं इनके इमोशंस। तो हमारे हाथ में अगर आप देखेंगे फिंगर टिप्स अगर थोड़े से बाहर की तरफ निकले हुए हैं तो इसका मतलब है कि व्यक्ति काफ़ी इमोशनल है। और अगर ये हमारी हार्ट लाइन है, जो सबसे ऊपर वाली आड़ी रेखा है, ये हमारे इमोशंस को बताती है। इस रेखा के ऊपर भी अगर कोई एक रेखा एडिशनली बनी है, जिसको हम बोलते हैं गर्डल ऑफ वीनस, जिसको हम कहते हैं, अगर ये हमारे हाथ में है और हमारा हाथ अगर मुलायम है तो इसका मतलब ये है कि हम इमोशनल हैं। और ये अंगूठा अगर हमारा मुड़ता है ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें हमको ये बताती हैं कि हम एक इमोशनल व्यक्ति हैं। तो इमोशनल व्यक्ति बहुत जल्दी किसी न किसी पर विश्वास कर लेता है। सही बात। तो अब उस विश्वास का उसको रिस्पॉन्स मिलेगा या वो धोखा खाएगा, तो ये भी चीजें हम इसी से जानेंगे। अगर हमारी इस रेखा से नीचे की तरफ ब्रांचेस काफी जा रही हैं, जो कि काफी आगे बढ़कर यहाँ तक चली गई हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको धोखा मिलने का चांस होता है। सर मुझे तो लगता है मेरे हाथ में पूरा मैप बना हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ में ना इतनी रेखाएं नहीं होती, बहुत क्लीन हैंड होता है, साफ हाथ होता है। और किसी किसी का हाथ में तो बिल्कुल हाँ। तो क्या होता है, जिनके हाथों में ज्यादा रेखाएं होती हैं ना, तो वो बहुत ही सेंसिटिव लोग होते हैं। उनको छोटी छोटी बातें जो हैं बड़ी जल्दी चुप जाती हैं। किसी ने स्लेजिंग कर दी तो बहुत समय तक वो भूल ही नहीं पाते हैं, वो चीज़ उनको घूमती रहती है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने आप के बारे में अपने आप को अच्छे से समझ लेगा कि वो कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, तो फिर उसको किसी के कहे का फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात है कि वो कोई अनएक्सपेक्टेड ऊंचे एम भी नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको अपनी काबिलियत मालूम है कि हमारी एबिलिटी कितनी, हम कितना कर सकते हैं। तो हाथ से न केवल हम अपने बारे में जान सकते हैं, बल्कि बहुत सारे संकेत हमको सामने वाले व्यक्ति के बारे में भी मिल जाते हैं। आपने देखा हुआ चाल ढाल से लोगों को पहचानना, उनके अंग लक्षणों से पहचानना, उनके हाथ के प्रकार से जानना, है ना, अंगूठे से उनको जानना। तो जब इस विधा में हम थोड़े से पारंगत हो जाएंगे तो हम इन सब लोगों को पहचान जाएंगे कि कौन सा व्यक्ति जो है जिसके अंदर धोखे की प्रवृत्ति है। जैसे है ना, ये हमारा जो बुध है, ये इन प्रवृत्तियों को बताता है। अच्छा। तो बुध की उंगली अगर टेढ़ी हो, बुध की उंगली अगर इस प्रकार से मुड़ी हुई हो, है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति कह रहा है और जो कर रहा है उसमें बहुत कुछ अंतर है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि हम उसको जान सकते हैं। तो ये विधा ऐसे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। सही बात है। अच्छा सर, एक और सवाल है कि क्या होता है कि हमारे हाथों की रेखा से ना हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, या ये भविष्य में हो सकता है, या जैसे अभी तो हमने जितनी भी बातें करी सारी साइकोलॉजी, हमारे मानसिक एक लेवल पे संबंधित थी। तो अभी तक हम जो बातें कर रहे थे वो था कि साइकोलॉजिकली कैसे इम्पैक्ट होता है हमारे पे और पामिस्ट्री कैसे हेल्प करता है हमें। लेकिन ऐसे भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं जहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फ्यूचर में हो सकती है तो वो भी पामिस्ट्री में पता चल जाता है। तो वो कैसे सर? हाँ रोशनी, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है और ये बहुत यूज़फुल है और आम जनता के लिए बहुत ही लाभप्रद चीज़ें हैं ये पामिस्ट्री में जो पूरा हमारा हाथ है, ये हमारे पूरे बॉडी का एक पिक्चर है, मैप है, जिसको हमको बोलना चाहिए ना। तो इसमें एक अमेरिकन लेखक हुए हैं नोएल जैक्विन। नोएल जैक्विन ने इस पे काफ़ी काम किया है। ये जो हमारे हाथ की फिंगर टिप्स हैं, इसके अलावा भी हमारे हाथ में डर्मेटोग्राफिक्स यानी धारियाँ यानी फिंगरप्रिंट हाथ में भी होते हैं। और ये फिंगरप्रिंट एक निश्चित पैटर्न पर चलते हैं, है ना, मतलब इस तरह से घूम के ऐसे जाना या इस तरह से घूम के ऐसे निकलना, ये इनका एक पैटर्न होता है। इस पैटर्न में कहीं पर भी अगर कोई ब्रेक लग गया है या चलते चलते पैटर्न एकदम से चेंज हो गया है या फिर वहाँ पर धारियाँ टूट गई हैं, तो ऐसी स्थिति में ये बताते हैं कि बॉडी के इस पार्ट में आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे कि नोएल जैक्विन के पास में एक लेडी आई थी जिसने अपने पारिवारिक समस्याओं के बारे में उनसे प्रश्न किया। नोएल जैक्विन क्या करते थे, जब भी कोई आता था तो उसका हैंड प्रिंट लेके रख लेते थे।
तो पारिवारिक समस्या का जो भी समाधान उनको लगा उन्होंने उनको वो बताया, लेकिन उन्होंने उनके हाथ में कुछ डिसीज के बारे में भी देखा और उन्होंने कहा कि मैडम ऐसा करिएगा, ये तो बात आपसे आपसे हमारी हो गई, जिस प्रॉब्लम के लिए आप आए थे उसमें हमारा मार्गदर्शन ये है, लेकिन आप अपने गले की जांच कराइए और अपने फिजिशियन से एक बार मिलिए। हमको ऐसा लगता है कि कोई तकलीफ आपको यहाँ पर गले में होना चाहिए। अब क्या होता है, देखिए मैं बताऊं आपको कि पामिस्ट की बात व्यक्ति जल्दी भूलता नहीं है ना, इग्नोर भी नहीं करता है। तो 1-1.5 महीने बाद वो अपने फिजिशियन के पास में गई और उन्होंने अपना पूरा चेकअप कराया, तो उनको थ्रोट का कैंसर मिला जो प्रारंभिक स्टेज में था और उन्होंने उसका ट्रीटमेंट लिया। करीब साल भर के आसपास ट्रीटमेंट उनका चला होगा। उसके बाद वो फिर से आई तो फिर से उनका प्रिंट लिया गया, तो वो दोनों प्रिंट सामने रख के नोएल जैक्विन ने उनको बताया कि देखिए ये यहाँ पर मेलफॉर्मेशन हो गया था या यहाँ पर ये आपकी रिजेस टूट गई थी और अब जब आप ठीक हो गई हैं तो वो रिजेस वापस जुड़ गई हैं और पैटर्न अपनी जगह पर आ गया है। इससे बड़ा वैज्ञानिक उदाहरण और क्या हो सकता है? मैं सर, अब मेरा दूसरा सवाल ही आपसे ये होना था। मैं इसके बाद अगला सवाल ये पूछना चाहती थी कि क्या हमारी हाथ की रेखाएं बदलती हैं? जो जन्म की जो रेखाएं होती हैं जिनसे हम पैदा होते हैं, जिन रेखाओं को लेकर हम पैदा होते हैं, वो साल बीतते बीतते क्या बदलते हैं हमारी लाइफ के इंसिडेंसेस से? उसका जवाब आपने ऑलरेडी दे ही दिया। जी जी, हाथ में जो रेखाएं होती हैं वो रेखाएं परिवर्तनशील होती हैं। ओके। हाँ, जिस प्रकार के हम कर्म करते जाते हैं तो धीमे धीमे उन रेखाओं में बदलाव आता है और कभी कभी क्या होता है कि रेखाएं बड़ी जल्दी कब बदलती हैं या मेजर चेंजेस कब होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में लंबे समय तक रह रहा है और अचानक उसको विदेश जाना हो गया और वहाँ पर वो फॉर एवर वहाँ पर वो सेटल हो गया, तो आप उसको देखेंगे उसके हाथ में काफी बड़े बड़े चेंजेस आपको रेखाओं में मिलेंगे। फिंगरप्रिंट जो होते हैं वो स्थिर होते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता और उनसे हमारी पर्सनालिटी के बारे में बहुत सारी चीजें हमको मालूम पड़ती हैं। लेकिन जो रेखाएं हैं वो एनवायरनमेंट, हमारा कर्म, परिस्थितियां, इन सब चीजों से वो बदलती हैं। अच्छा सर, मैंने जहाँ तक, क्योंकि मैंने जब आपको हाथ दिखाया था आपने मुझे बोला था कि शिव जी की आप जरूर आराधना करना या है ना ज्योतिर्लिंग जरूर जाइएगा आप करके। और मैंने वो चीज़ करके भी देखी, थोड़ा मैंने अपने आप को स्पिरिचुअली भी इंक्लाइन किया, तो मुझे काफ़ी रिलीफ भी मिला। क्योंकि जब अपने आप को 2-3 साल पहले देखती हूँ और अभी देखती हूँ तो मुझे वो डिफरेंसेस जो हैं वो फील होते हैं कि नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो वर्क करती हैं। पामिस्ट्री के साथ रत्नों का भी जुड़ाव हम देखते हैं। किसी का कोई ग्रह ठीक करने के लिए या उठाने के लिए अलग अलग वजह, रीजंस की वजह से वो आप रेकमेंड करते हैं सर, तो उसके बारे में थोड़ा रत्नों का पामिस्ट्री का भी थोड़ा कनेक्शन बताइए। अच्छा, देखिए क्या है कि रत्न जो हम पहनते हैं तो देखिए कॉस्मिक एनर्जीज हैं, ये सब चीज़ें जो है ना हमारे वातावरण में, ये सब चीज़ें हैं। तो उस ग्रह से संबंधित अगर रत्न हम पहनते हैं, जैसे मान लीजिए शनि है तो उसका नीला रंग होता है ना। अगर बुध है तो उसका रंग हरा होता है, ठीक है ना। अगर सूर्य है तो उसका रंग गुलाबी है ना। मूंगा है ना, सिंदूरी भी होता है। तो इसी तरह जैसे ये गुरु की उंगली है उसका रंग पीला होता है। तो ये जो कलर हैं है ना, ये जो है एनर्जी इस प्रकार की जो है खींचते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और इन उंगलियों के माध्यम से हमारे बॉडी में वो आते हैं। तो उसकी जो कमियां हैं काफी हद तक इससे वो दूर होती है। और रत्न ऐसे होते हैं जो लाखों करोड़ों वर्ष जो है पृथ्वी के अंदर दबे हुए रहते हैं, काफी नीचे तक। और उनमें जो केमिकल रिएक्शंस और ये सब होने के बाद में फिर वो इस तरह से उभर के हमको जो दिखाई दे रहा है वो फिनिश्ड गुड्स है उनका, है ना। कच्चे रूप में भी हम निकालते हैं, जैसे हीरा आपने सुना है ना, तो हीरा कितने कच्चे रूप में बड़ा अजीब सा दिखता है, लेकिन उसको जब तराशा जाता है तो वो कितना चमकीला और कितना महंगा वो हो जाता है। तो इन रत्नों का महत्व है। पुराने समय की तस्वीरें देखिए आप, 400 साल 500 साल पहले राजा महाराजाओं की तस्वीरें देखिए, हमारे देवी देवताओं की तस्वीरें देखिए, उनमें सब देखिए आपको वो नग नगीने पहने हुए लोग मिलेंगे, है ना। और उन लोगों का कोई भी काम व्यर्थ नहीं होता है ना। तो इसलिए ये इन चीजों का पूरा महत्व है। पूजा या शिव जी की आराधना जो हम बोलते हैं तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट व्यक्ति में डालता है कि सब लोग जानते हैं कि शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, ठीक है ना। लेकिन भोलेनाथ हैं, ये भी मैंने ये चीज देखी है, जितने भी
भी शिव जी के भक्त हैं ना, वो बहुत भोले हो जाते हैं, भोलेनाथ की तरह ही। और ये मैं सच बता रही हूँ कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आप जिनको भी पूजते हो ना, वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट डालते हैं। बिल्कुल। आप कृष्ण जी को पूजोगे ना तो आप थोड़े से सोशल हो जाओगे ज्यादा, आपके बहुत सारे रिलेशंस होंगे, ऑफ कोर्स फ्रेंडली भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं, गलत नहीं है उसमें कुछ। लेकिन अगर आप शिव जी को मानते हो ना तो ऐसा लगता है कि आप ना सरेंडर पोजीशन पे आ जाते हो। मतलब आपको, लेकिन ये भी है कि जो लोग शिव जी को मानते हैं वो ऐसे गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है ना तो सच में प्रलय आती है। वो तांडव जो होता है ना, उनके जिन्होंने उनके साथ गलत किया हो वो भी फिर देखने लायक होता है। जी हाँ, इसीलिए थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन न्याय जरूर होता है। ये बात है। आप किसी को फॉलो अगर करते हैं और ऐसे हमारे देवता को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। शुरू में आपको जरूर लग सकता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन अंततः आपको पूर्ण न्याय मिलेगा। है ना? और हाँ जी। आप एक सही व्यक्ति होकर न केवल अपने को ठीक करते हैं बल्कि समाज को भी दिशा देने की स्थिति में आप सही बात रहते है। हैं। और सर, शनि भी ऐसा ग्रह है जिससे लोग बहुत डरते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमें पता चलता है कि वो न्याय के देवता हैं और ऐसा नहीं है, डरना नहीं है उनसे। लेकिन बहुत सारे लोग ना आज भी, जैसे मैं खुद ब्लू सफायर पहनती हूँ, नीलम, लेकिन समय के साथ साथ ऐसे बोलते हैं कि रत्न भी चेंज होते हैं आपके ग्रहों की प्लेसमेंट के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि अगर अभी आपने एक पर्टिकुलर रत्न पहना है तो वही लाइफ लॉन्ग चलेगा। वो भी, उसका भी एक समय होता है, उस समय के बाद आपको दूसरे ग्रह स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्विच करना होता है। तो ये भी सच है सर? हाँ, ये भी सच है। देखिए क्या होता है कि आपने देखा होगा कि एस्ट्रोलॉजी में दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं वगैरह रहती हैं ना, वो उस समय काफ़ी इफेक्टिव रहती हैं और उससे संबंधित जो आपके काम हैं वो उस समय होते हैं, या उससे संबंधित जो परेशानियां हैं वो आपको आती हैं। तो उनसे बचने के लिए या फिर जो अच्छी चीज़ें हैं उनको और मजबूत बनाने के लिए हमको ग्रहों को बदल कर, मतलब जो रत्न है उनको बदल कर पहनने की इसमें आवश्यकता होती है। दूसरी बात ये होती है कि आज के नए समय में जो हम लोग भी जो देखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि व्यक्ति क्या करना चाह रहा है, क्या व्यक्ति एक लेखक बनना चाह रहा है। देखिए, लेखक आप वास्तव में पूरी तरह से वैसे लेखक हैं या नहीं, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर आप लेखन के प्रोफेशन में हैं और आप लिख रहे हैं और वो चीज़ चल रही है तो भी आप वो काम करते चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर हम उनको देखते हैं कि इनको कौन से ग्रह का सपोर्ट चाहिए, कौन से रत्न इनको पहनाया जाए जिसकी वजह से इनके लेखन की जो स्किल्स हैं वो बढ़ जाए। तो हम उससे संबंधित उनको रत्न जो है रेफर करेंगे, उनको रेफर करते हैं। तो इसलिए ये परिवर्तित होते रहते हैं। सर, थोड़ा सा ना 2025 के बारे में अभी से जानना चाहेंगे, क्योंकि 2024 ये सोच के बहुत सारे लोगों ने चालू किया कि हाँ भैया ये होगा वो होगा। बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा भी हुआ और ऐसे बोला जाता है, अभी भी बोलते हैं लोग कि ना 2024 एक ऐसा साल है जहाँ पे अगर आपके रिश्ते टूट गए हैं या अलग भी लोग हुए हैं या बहुत सारे लोगों की नौकरी छूट गई है या कुछ गलत भी हुआ है, तो आप ऐसा मत सोचिए, डरिए मत कि अरे ये ऐसे हो गया। ये शनि का साल है, जो हो रहा है ना आपके साथ वो किसी रीजन के लिए हो रहा है, वो डेफिनेटली बेटर होगा। तो जो जा रहा है उसको जाने दो, जो हो रहा है आप अपना कर्म करो, क्योंकि एक टाइम के बाद चीजें सही होंगी। तो सर 2025 में कवर अप हो जाएगा ना जो नुकसान हुआ है इस साल? देखिए क्या होता है कि हम पामिस्ट्री में भी देखते हैं, पामिस्ट्री में भी सैटर्न का जो माउंट होता है, शनि का जो माउंट होता है और गुरु का जो माउंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे ही हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। शनि जो है ना, ये बैलेंस देता है हमको। तो अगर ये उंगली हमारी गड़बड़ है, दाएं या बाएं हैं, तो फिर हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे इमोशन भी इधर उधर होते रहते हैं। तो शनि और गुरु दो मेन प्लैनेट हैं और ये 2025 में परिवर्तित हो रहे हैं। अच्छा। तो इसलिए जो लोग बेचारे घूरे में पड़े हुए थे, है ना, जो बेचारे लंबे समय से कष्ट में बेचारे चल रहे थे, उनको निश्चित रूप से इसमें 2025 में राहत मिलेगी। लेकिन एक मंडेन ज्योतिष का भी विषय है, उसके बारे में भी बहुत से हमारे कलीग्स हैं, उन लोगों ने भी ये कहा है कि 2025 का समय थोड़ा सा ग्लोबली उतना अच्छा नहीं है ना। लगभग महायुद्ध जैसी जो है परिस्थितियां अपन देख भी रहे हैं कि वैसी बनती हुई नजर आ रही हैं। तो सांसारिक स्तर पर, विश्व के स्तर पर तो कुछ समस्याएं हमको झेलनी पड़ेंगी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर बहुत से लोगों को रिलीफ जरूर मिलेगा।
चलिए सर, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी आपसे मिली, बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर करे और ये शो को आपके तक पहुंचाने का यही मकसद था, मिश्रा जी को आपसे मिलवाने का यही मकसद था कि आपकी भी लाइफ में आप वो सारी प्रॉब्लम्स को जानें, उनको कैसे फेस करना है इसकी आपको हिम्मत मिले और किस तरीके से रेमेडीज़ आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आजकल हर जगह इन्फॉर्मेशन है, आप जहाँ पे भी जा रहे हो लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आपको कहाँ पे सच में ज्ञान मिल रहा है, कहाँ पे आपको लोग मिसगाइड नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे आपको एक सही मार्गदर्शन मिलना है, वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम कोई भी हमारी लाइफ में समस्या होती है तो हम साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और उस समय एक सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही एक मकसद था कि आपके लिए द अय्यर शो में मैं आर.एन. मिश्रा जी को आपके लिए आपके समक्ष लेकर आई और बहुत मज़ा आया, बहुत सारी बातें करी। सो सर, थैंक यू सो मच और आपसे मुलाकात फिर से जल्दी होगी। नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू सर।